हाँ तो भैया दोबारा से हमारे लोअर स्टडी पॉइंट में और हमारे परिवार में और आपके भी परिवार में पुनः आपका स्वागत करता हूँ मैं उदयवीर सिंह। ठीक है, तो हमारा 11th चैप्टर चल रहा था, सभी को पता ही है 11th चैप्टर चल रहा है। 11th की क्लास में तो पहला चैप्टर चला रखा है और 12th में दूसरा चैप्टर चला रखा था। तो 11th में आज जो चैप्टर चल रहा था आज उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज लगभग 7th उस वीडियो में वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उस चैप्टर में मैंने तुम्हें जितनी भी टर्म्स थी, नॉर्मल टर्म्स थी, जो तुमने अब तक 6 से लेके और कहाँ तक 10th तक और 11th में भी जितनी चीज़ें छोटी छोटी पढ़ी थी उन सब के बारे में मैंने तुम्हें ठीक ठाक नॉलेज दी है, अच्छी नॉलेज दी है। और ये नॉलेज तुम अगर IIT या AIPMT या कुछ भी तैयारी करते हैं, PMT की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो तुम्हारे लिए काम में भी आएगी। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ को अगर तुम 11 में पढ़ रहे हो तो उसको केवल 11 में मान के नहीं पढ़ना। ये ध्यान रखना कि हम तो 11वीं की फांस काटने आए हैं और 11वीं में पास हो जाएंगे, चीज़ों को छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। कि अगर तुमने साइंस लिया है तो साइंस जब ले लिया है तो बेटे साइंस से तो लड़ना पड़ता है। ठीक है, तो हर चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये चीज़ें एक बार जब तुम साइंस में आ गए हो तो वो प्रॉपर तुम्हारे लिए काम करेंगी हमेशा। छोटी छोटी टर्म्स ही अगर तुम इन पे ही फोकस करके रखोगे तभी तुम आगे की जितनी भी टर्म्स हैं उनको याद रख पाएंगे। ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे मोलरता बताया था, नॉर्मलता बताया था, मोल अंश बताए थे, बहुत बातें तुम्हें बताई हैं। मोल बताए थे, मोल कॉन्सेप्ट था, परमाणु भार था, परमाणु द्रव्यमान था, बहुत कुछ के बारे में तुम्हें बताया था। साथ में रासायनिक संयोग के नियम भी बताए थे तुम्हें कि रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं, वो नियम कौन कौन ने दिए थे, कैसे कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में मैंने तुम्हें ठीक ठाक नॉलेज दी थी। अब 2-3 टर्म्स और रह गई हैं इसकी, और आज की जो लास्ट टर्म्स जो भी 2-3 होंगी उनमें हम इस पार्ट को ख़त्म कर लेंगे। 2-3 टर्म्स में पहली टर्म्स बताऊंगा मैं तुम्हें डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। किसका? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताऊंगा, जो तुमने कक्षा 9th में भी पढ़ लिया है। 9th की जो क्लास थी, स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड था, उसमें तुमने इस पढ़ लिया है कि परमाणु क्या होता है, कैसे कैसे आया था, किस किस के कौन कौन ने परमाणु सिद्धांत दिए, वो सब कुछ। ठीक है, एक आवोगाद्रो नंबर की बात करूंगा, एक आवोगाद्रो की परिकल्पना की बात करूंगा। ठीक है, उसकी भी बात करेंगे थोड़ी सी। एक वो है और एक सार्थक अंक वाली है। सार्थक अंक है और केमिस्ट्री के प्रयोग है कि केमिस्ट्री का प्रयोग किस किस क्षेत्रों में किया जा सकता है, वो तो तुम जान देंगे यार। केमिस्ट्री का जहाँ केमिस्ट्री है, जहाँ प्रकृति है वहाँ केमिस्ट्री है। यही सबसे अच्छा लॉजिक ही यही है कि जहाँ प्रकृति है वहाँ केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का प्रयोग हर क्षेत्र में है, चाहे वो छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा, चाहे वो कृत्रिम चीज़ें बना रही हैं, चाहे मैन मेड चीज़ें उस किसी भी फैक्ट्री में कहीं पे भी बन रही हैं, या फिर वो नेचुरल चीज़ें बन रही हैं, सभी में केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगा। केमिस्ट्री इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। बहुत से लोग बोरिंग मान के केमिस्ट्री को नहीं पढ़ते हैं, तो ये गलत बात है। अगर तुमने साइंस लिया है तो वही पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए केमिस्ट्री को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि चाहे तुम बायो ले लो तब भी केमिस्ट्री रहेगी, चाहे तुम एग्रीकल्चर ले लो तब भी केमिस्ट्री रहेगी, या तुम मैथ ले लो तब भी तुम्हारे साथ केमिस्ट्री रहेगी। कितनी केमिस्ट्री का साइंस के उस फील्ड में इतना ज़्यादा वो है मामला। ठीक है, तो हम जो भी 2-3 टर्म है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहली जो हमारी टर्म थी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसके बारे में बात करेंगे पहली बार। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से पहले तो मैं कुछ बता दूं, जो हमारे महर्षि कणाद थे, कौन थे? महर्षि कणाद थे, तो उन्होंने भी परमाणु के बारे में कुछ बताया था। उन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु ले लें और इसको निरंतर तोड़ा जाए। क्या किया जाए? निरंतर तोड़ें, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते चले जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी उसको फिर इससे ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकेगा, नहीं तोड़ा जा सकेगा। उसको उसने क्या कहा, जो हमारे महर्षि कणाद थे उन्होंने उसको किस चीज से संबोधित किया? एटम से, मतलब परमाणु से उसने उसको संबोधित किया। साथ में 2 थे, एक डेमोक्रिटस थे, एक ल्यूसिपस थे। उन्होंने भी, यूनान के थे वो शायद, उन्होंने भी परमाणु सिद्धांत दिया। उन्होंने भी यही बात कही थी कि वह छोटे से छोटा कण जिसको इससे अविभाज्य किया जाए, मतलब फिर दोबारा उसको नहीं तोड़ा जा सके, उसको परमाणु कहते हैं।
अब आए हमारे डाल्टन साहब। कौन आए? हमारे डाल्टन साहब आए। तो उन्होंने भी परमाणु के बारे में यही कहा कि वह छोटे से छोटा कण जिसको जो अविभाज्य हो, जिसको दोबारा से नहीं तोड़ा जा सकता हो, उसको कहेंगे परमाणु। ठीक है, लेकिन बाद में जब खोज हुई तो परमाणु से भी बहुत सी चीजें निकलने लगी। जैसे परमाणु से प्रोटॉन निकलने लगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे, न्यूट्रॉन्स निकलने लगे, पॉजिट्रॉन निकलने लगे, और न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत सारी चीजें फिर बाद में भी निकलने लगी। तो ये वाली बात थी किसके लिए? परमाणु के लिए। ठीक है, अब परमाणु, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, तो डाल्टन ने कुछ बातें कही थी। कौन कौन सी बातें कही? पहली बात ये थी कि यदि तत्व, जितने भी तत्व हैं वो शुद्ध अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? शुद्ध अवस्था में है। तो उस तत्व में सभी परमाणु कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। उस तत्व का जो, उसका जो फॉर्मेशन है, उसकी जो बनना है, उसका जो जैसा वो बन के तैयार हुआ है, उसमें सभी परमाणु कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। जैसे ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन गैस की बात करें, किसकी? ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2। O2। तो जहां जहां तुम ऑक्सीजन गैस देखेंगे वहां कौन सा फॉर्मूला ही काम करेगा? O2 ही काम करेगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के ही सभी परमाणु कैसे हैं? समान स्ट्रक्चर में है, समान परमाणु है। कोई भी तत्व जब होगा तो तत्व में सभी परमाणुओं की संख्या क्या होगी? समान होंगी। एलिमेंट में सभी परमाणु कैसे होंगे? समान होंगे, इक्वली होंगे। ठीक है, पहली बात तो ये थी। दूसरी बात उन्होंने कही कि यदि यौगिक बन रहा है, दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर यौगिक बना रहे हैं, तो यौगिक जब बनेगा तो वो निश्चित अनुपात में होगा। उनका अनुपात कैसा होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। जो अनुपात रहेगा वो निश्चित रहेगा। अगर तत्व की भी बात करें तो कोई भी तत्व अगर समान है तो उसके भौतिक और रासायनिक गुण भी कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। यौगिक की बात करें तो यौगिक में जितने भी परमाणु थे वो निश्चित अनुपात पर रहेंगे, और अगर रिएक्शन किया कराया जाए, रासायनिक अभिक्रिया कराया जाए, तो हर एक परमाणु अपना अपना जो भी नेचर है उसका वो दिखा सकता है। और खासकर आयनिक यौगिक जितने भी होंगे वो जब सबसे ज्यादा दिखाते हैं। ठीक है, पहली बात तो थी तत्व में परमाणु समान होते हैं, समान होते हैं। और एक बात भी लिख सकते हैं कि तत्व का सबसे छोटा अभाज्य कण, तत्व का सबसे छोटा अभाज्य कण, उसको क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। यह भी बात हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने बताई थी कि अगर यौगिकों का निर्माण होगा तो यौगिकों में जो तत्व आएंगे, यौगिकों के अनुपात में, जो निश्चित अनुपात में उसका जो इकाई संगठन है, जो उसका अणुभार है, उसका जो अणु है, उसका जो मॉलिक्यूल है, उसमें जितने भी तत्व आएंगे वो अपना अपना अलग अलग नेचर दिखा सकते हैं। जैसे NaCl है, एक यौगिक है NaCl, तो इसमें Na भी है और Cl भी है, मतलब सोडियम भी है और क्लोराइड भी है, क्लोरीन भी है। तो इसका भी नेचर दिखाएगा ये, और क्लोरीन का भी नेचर दिखाएगा। मतलब परमाणु, जितने भी यौगिक में परमाणु हैं, अब इसका अनुपात तो 1:1 है। मतलब यौगिक में परमाणुओं का अनुपात देखा जाए तो 1:1 है, लेकिन जो नेचर है इनका, अगर इनको डिवाइड कर दें, मतलब पानी में नमक को घोल दें, तो Na+ और Cl- होते हैं। नेचर दोनों का अलग अलग दिखेगा। ठीक है, ये बात थी। दो बात हो गई। तीसरी बात हुई कि मिश्रण जो बनेगा उसमें परमाणु कैसे रहेंगे? समान नहीं होते हैं। परमाणुओं का जो अनुपात है वो समान नहीं होते हैं, इसलिए उसको मिश्रण कहते हैं। एक बात उन्होंने बताई, चौथी बात ये थी कि परमाणु को ना तो बना सकते हैं और ना ही खत्म किया जा सकता है। परमाणुओं को ना तो बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। प्रकृति में जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें प्रेजेंट हैं, वो रहती हैं, विद्यमान रहती हैं। वो केवल कन्वर्ट हो सकती हैं। किसमें हो सकती हैं? कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे तुम ऑक्सीजन ले रहे हैं अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर सांसों में कौन सी गैस जा रही है? ऑक्सीजन। बाहर कौन सी आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो ऑक्सीजन तुमने भीतर ली वो किसके रूप में आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो मतलब चेंज हो रहा है बस। परमाणु तो सेम है, ऑक्सीजन तो ली और CO2 निकाली,
तो केवल गैसों का चेंज ही तो हुआ, परमाणु थोड़ी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यौगिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं को नहीं बनाया जा सकता है, एक बात, ठीक है। ये बात थी। दूसरी बात मैं बताऊंगा तुम्हारे लिए आवोगाद्रो का की परिकल्पना। आवोगाद्रो की परिकल्पना, इसको थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। ये थी क्या और ये है क्या, अवधारणा भी कहते हैं इसको, परिकल्पना भी कहते हैं, ठीक है। अवधारणा भी कह सकते हैं और परिकल्पना भी कह सकते हैं। तो आवोगाद्रो जो थे, उन्होंने एक बात कही कि यदि समान ताप और दाब पर, क्या बात कही थी उन्हें, यदि कोई भी योग कुछ भी ले रखा है तुमने, उसका दाब और ताप समान रखा जाए तो परमाणुओं के समान आयतन में, मतलब किसी भी यौगिक के समान आयतन में, समान मतलब मोल या उसका आयतन, पर किसी भी यौगिक के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। परमाणु की संख्या कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो समान होने का मतलब है कि समानुपाती रहती है, n समानुपाती हो जाएगी किसके, v के। n समानुपाती किसके हो सकती है, b के समानुपाती हो सकती है, ये ध्यान रखना। n तो परमाणुओं की संख्या है और n उसका आयतन है। समान ताप और दाब पर समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या कैसी रहती है, समान रहती है, एक बात। दूसरी बात ये थी जो n है वो किस पर निर्भर करती है, ये दोनों ये निर्भर करती है मोल पर। किस पर निर्भर करती हैं, मोल पर। और मोल कॉन्सेप्ट में तो बता ही दिया कि मोल क्या होता है, ठीक है, मोल पर निर्भर करती हैं। और आवोगाद्रो ने एक नंबर दिया था जिसको क्या कह रहे, आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। उन्होंने बताया था कि एक मोल में परमाणुओं या अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। जो ही क्या ले रखे हैं, एटम्स ले रखे हैं तो एटम्स, और अणु ले रखे हैं तो मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। ये है आवोगाद्रो नंबर, मतलब एक मोल में कितने परमाणु हो सकते हैं, इतने परमाणु हो सकते हैं, एक बात। अब बात ये थी कि इन दोनों पे न्यूमेरिकल कैसे आता है, इस पे सवाल कैसे आता है, वो सुनो। सवाल ज्यादा टफ सवाल नहीं बनता है, लेकिन बनता कैसे वो सुन लो। सवाल बनता है ऐसे कि तुमको किसी ने किसी भी सवाल में गैस दे दी कि इतने ग्राम, किसी भी पात्र में इतने ग्राम गैस भरी हुई है, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, उस गैस में परमाणुओं की संख्या कितनी है। जैसे सवाल में लिख देता हूं तुम्हारे लिए, कैसे होगा सवाल। सवाल होगा ऐसे, क्वेश्चन डाल के लिखते हैं, यदि किसी अभिक्रिया में 88 ग्राम CO2 गैस निकलती है, यदि किसी अभिक्रिया में 88 ग्राम CO2 गैस निकलती है तो CO2 में, कौन से में, CO2 में उपस्थित अवयवों के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो, ऐसा सवाल आ जाए, ठीक है, ऐसा सवाल आ जाए तो कौन सी गैस निकल रही है, CO2। तो CO2 गैस निकल रही है तो परमाणु की संख्या किससे नहीं देखते हैं, वही आवोगाद्रो संख्या थी। और आवोगाद्रो संख्या के लिए क्या चीज चाहिए, मोल्स चाहिए। क्या चाहिए, मोल। तो मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो आंसर डाल के लिखो कि दिया गया
CO2 का द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान दे रखा है, या भार कितना दे रखा है, द्रव्यमान या भार ही कर लो भले, भार कितना दे रखा है 88 ग्राम। ठीक है, अब CO2 का अणुभार कितना होता है, CO2 का अणुभार कितना बताया मैंने, कार्बन का भार है, ऑक्सीजन 1 का 16, 2 का 32, 1 का 16, 2 का 32, कितना आ गया 44 ग्राम। ठीक है, अब क्या चाहिए तुमको, मोल चाहिए। ठीक है, तो मोल बराबर क्या बताया था मैंने, मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया भार या द्रव्यमान, दिया गया भार कर लो बटे अणुभार, अणुभार दिया गया भार कितना 88 बटे में कितना 44, काट दिया 2 मोल, कितने मोल आ गए 2 मोल आ गए। हाँ तो भाई कितने मोल आ गए 2 मोल निकल के आ गए। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लो, चलो दोबारा से लेना हो तो लिख सकते हैं, क्या करो यार तुम, स्क्रीनशॉट वाला झगड़ा ज्यादा वैसा रहता है कि मुझे पता है स्क्रीनशॉट लेके तुम लिखते तो है नहीं, ले लिया हमने, कह दिया ले लिया रख दिया, केमिस्ट्री तो बोझ तो लगेगी फिर, है ना। तो याद हमारे सबको नोट्स बनाने प्रॉपर 2 कॉपी में, क्या कॉपी कही मैंने 2, एक में तो ब्लैक में तो लिखना है यहाँ मेरे संग ब्लैक की कॉपी में तो लिखेंगे यहाँ ब्लैक पेज की में जो रफ होती है। ठीक है, एक बनाएंगे व्हाइट पेज की जहाँ में करेंगे खुद अपने आप, किताब के 2-4 न्यूमेरिकल भी कर लिए, ना है रहे तो सर से बोल दिया या कमेंट में सर हम पे न्यूमेरिकल नहीं हुआ था, आप इसको बता देना, तो हम देख लिया करेंगे उसको। ठीक है, अब देखो कितना मोल आ गए 2 मोल। CO2 में परमाणु कितने हैं टोटल 3, कितने परमाणु हैं 3, एक तो कार्बन को है और 2 ऑक्सीजन के। CO2 में उपस्थित कुल परमाणु कितने हैं 3, अलग अलग निकालेंगे एक संग निकालूंगा बता, अवयवों के लिए सवाल अवयव थे तो अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, क्या परमाणु है 3, कैसे, एक तो है कार्बन का और 2 हैं ऑक्सीजन के, एक है कार्बन का 2 हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, तो हम लिखेंगे आवोगाद्रो के अनुसार, आवोगाद्रो के अनुसार 1 मोल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी बताई मैंने 6.023 × 10⁻23। ठीक है, किसमें निकाल रहे हैं हम 1 मोल में, किसके CO2 के निकाल रहे हैं पहले। ठीक है, तो कितने मोल है CO2 के 2, 1 मोल में कितना, ये 2 का गुणा कर देंगे तो 2 × 6.023 × 10⁻23 कर दिया गुणा, 6.0 और 12 × 10⁻23 हो गया, 1 हो गया। अवयवों में 2 मोल हैं, कितने मोल हैं 2, तो कितने रहेंगे 4, 1 मोल में, इसमें 1 मोल में 1 कार्बन, तो 2 मोल में कितने कार्बन 2, 2 मोल में कितने कार्बन 2, अब 2 आए हैं 2 हैं इसके, तो 2 मोल में कितने 4, 2 मोल में कितने परमाणु 4। ठीक है, तो CO2 में कार्बन के परमाणु कितना मोल 2 मोल, 2 मोल CO2 में कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी रहेगी, 2 गुणा 6.023 गुणा 10⁻23। ठीक है, अब यही मैं ऑक्सीजन की परमाणु संख्या निकालें, ऑक्सीजन के परमाणुओं
की संख्या निकालें तो कितने का गुणा हो जाएगा, 4 का। तो 4 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23। इनको आंसर लाना हो तुम्हें खुद, इनका आंसर तुमको खुद लाना है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते, इसका भी आंसर लाना है तुमको और इसका भी लाना है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सुनो, अगली बात सुनो। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री के अनुप्रयोग। केमिस्ट्री के अनुप्रयोग, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के अनुप्रयोग, रसायन विज्ञान के अनुप्रयोग। रसायन विज्ञान के अनुप्रयोग, तो रसायन विज्ञान के जो अनुप्रयोग हैं वो अलग अलग चीजों में किए जाते हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्र हैं, फील्ड्स हैं जिनमें इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे ज्यादा उपयोग रसायन विज्ञान का किया जाता है किसमें, इंडस्ट्रियों में। जहाँ पे भी इंडस्ट्री काम करती है, चाहे वो दवाइयों की फैक्ट्री है, चाहे वो खाद बीज बनाने की फैक्ट्री है, चाहे वो तुम्हारे लिए कृत्रिम रेसे जिसको बोलते हैं, खाद रेसे हैं उनकी फैक्ट्री है, चाहे वो कागज फैक्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री हो, उन सब में रसायन विज्ञान का, रसायनों का, केमिकलों का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। तो मुख्य तो उद्योग ही है, मुख्य क्या है, उद्योग वाला। और उद्योग में बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, बड़े उद्योग भी हैं और छोटे उद्योग भी हैं। ठीक है, और भी चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं, बहुत सारी बातें देख लें। चिकित्सा का क्षेत्र है, मेडिकल क्षेत्र है, ठीक, मेडिकल चिकित्सा एक ही बात है, और कृषि क्षेत्र है, कोई पशुपालन है, हम जो जी रहे हैं, हमारी जो जीवनचर्या है, उसमें भी केमिकल ही, उसमें भी क्या है, केमिकल ही है। तो ये इसके अनुप्रयोग थे। एक अगली चीज रह गई थी, वो थी सिग्निफिकेंट नंबर की, मतलब सार्थक अंक। ये क्या बोला है, सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक, ये क्या होता है। मतलब जब हम किसी भी पदार्थ वस्तु का मापन करते हैं, क्या करते हैं, किसी पदार्थ हो या वस्तु का मापन किया जाता है, तो मापन करने पर कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि या अनिश्चितता रह जाती है। ठीक है, त्रुटि या अनिश्चितता रह जाती है उसमें। तो उस त्रुटि या अनिश्चितता को खत्म करने के लिए परिमाण जो है, उसका जो परिमाण है उसको सही लाने के लिए, परिशुद्ध लाने के लिए कुछ अंकों का यूज करते हैं, कुछ अंकों को रिप्लेस किया जाता है, कुछ को जोड़ा जाता है, तो उनको ही कहा जाता है क्या, सार्थक अंक। उन्हीं अंकों को क्या बोलते हैं, सार्थक अंक। ठीक है, उन्हीं अंकों को क्या बोला जाता है, सार्थक अंक। ठीक है, दोबारा सुन लो कि किसी भी वस्तु के मापन या किसी भी वस्तु के मापन में या पदार्थ के मापन में त्रुटि रह जाती हैं, उन त्रुटियों को खत्म करने के लिए, परिशुद्ध मापन के लिए जिन अंकों का यूज किया जाता है, जिन अंकों का यूज करते हैं उनको बोलते हैं, जिन अंकों का उपयोग करते हैं उनको बोलते हैं सार्थक अंक। ठीक है, तो सार्थक अंकों के कुछ नियम हैं, सार्थक अंक बनाने के, सार्थक अंकों के नियम होते हैं कुछ। ठीक है, उन नियमों को देखो। पहला नियम तो यह है कि जीरो के अलावा जितने भी अंक, कितने हैं, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेके 9 तक, 0 छोड़ के और 1 से लेके 9 तक सभी अंक कैसे हैं, सार्थक हैं। कैसे हैं, सार्थक अंक। पहली बात, ठीक है, कैसे अंक हैं, सार्थक अंक हैं, यह बात ध्यान रखिए। एक हो गई। दूसरी बात, अगर पॉइंट के पहले 0 हो या अंकों के बाद पॉइंट हो तब 0 हो, तब सार्थक अंकों में 0 का कोई मान नहीं होता। जैसे ऐसे लिख रही तुम्हारे पास 0 1 4 3, ठीक है, ये लिखा है, या 122 लिखा हुआ है,
122 लिखा हुआ है, 0 122। तो ये 0 काउंट नहीं होगी। सार्थक अंक कितने रहेंगे? 3। सार्थक अंक कितने रहेंगे? 3। या 0.0163 है, इसमें पूछा जाए कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तब भी दोनों जीरो को छोड़ दिया जाएगा। सार्थक अंक कितने आएंगे? 3। एक बात अब सुन लियो, अगर जीरो संख्याओं के बीच में आए, मतलब सार्थक अंकों के बीच में जीरो आ जाए, चाहे वो दशमलव के बाद आए या दशमलव से पहले आए, जैसे आ जाए 403223, तो इसमें जीरो को काउंट करना पड़ेगा। सार्थक अंक कितने रहेंगे? 4। 1 2 3 4। ठीक है। ऐसा ही अगर दशमलव के बाद या दशमलव के मामले में हो, कैसे दशमलव या पॉइंट के मामले में 0.6021 ऐसे हो जाए, 6021 हो जाए, तो जो ये वाली जीरो है यहां काउंट नहीं हो रही थी, सुन लो, पॉइंट के बाद यहां काउंट नहीं हो रही थी क्योंकि ये बीच में नहीं है। ठीक है, अंकों के बीच में जीरो नहीं है, यहां अंकों के बीच में जीरो। तो जब अंकों के बीच में जीरो आएगी, चाहे वो दशमलव के पहले आवे या दशमलव के बाद आवे, तब वो जीरो काउंट करनी पड़ेगी। अब कितने सार्थक अंक रहेंगे? 4। समझ गए? मतलब वैसे तो जीरो सार्थक अंक नहीं है, वैसे नॉर्मल देखा जाए तो जीरो सार्थक अंक नहीं है, लेकिन अगर अंकों के बीच में आ जाए, मतलब सार्थक अंकों के बीच में जीरो आ गई है, तो उस जीरो को सार्थक अंक ही मानना पड़ेगा। ये तो एक नियम था। ठीक है। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात यह है कि अगर संख्याओं को जोड़ा जाए, संख्याओं को जोड़ें, जैसे 3 संख्या तुमने जोड़ी, तो संख्याओं को जोड़ने पर जिस संख्या में सबसे कम सार्थक अंक रहेंगे, तो उसके आंसर में भी उतने ही कम सार्थक अंक तुमको लेने पड़ेंगे। सुनो कैसे, चाहे घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, ये ध्यान रखना, चाहे तुम घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, अगर सार्थक अंक तुम्हारे किसी भी संख्या में कम है, तो उत्तर में भी उतने ही कम सार्थक अंक आएंगे। कैसे आएंगे वो सुनो। जैसे एक था तुम्हारा 0.1324, ठीक है, प्लस 1.32, ठीक है, प्लस 0.1 प्लस 1 2 3 5, ये इनको तुमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इनको कहें कि तुम इनको जोड़ो, तो जोड़ने पर तुम अंक गिनेंगे। इसमें सार्थक अंक कितने? 1 2 3 4, कितने सार्थक अंक? 4। इसमें 1 2 3, कितने सार्थक अंक? 3। इसमें कितने? 0 1, सार्थक अंक कितना? 1। इसमें के कितने? 1 2 3 4, सार्थक अंक कितने? 4। ठीक है, सीख गए। अब बात ये थी, मैंने बताया था कि संख्याओं में सबसे कम सार्थक अंक आएंगे, उस संख्या में सार्थक अंक जितने कम आएंगे, तो पॉइंट के बाद उतने ही अंक लिए जाएंगे उत्तर में। किसमें? उत्तर में। मतलब बात ही कि अगर यह हल हल किया जाए, तो उत्तर में पॉइंट के बाद एक ही सार्थक अंक तुम्हारा आएगा, चाहे आंसर में कोई आए। जैसे 5 आ रहा है तुम्हारा, तो केवल 5 ही लाएंगे। 10 आ रहा है, 10 तो खैर पॉइंट में आएगा ही नहीं, एक ही अंक आएगा। जैसे तुम्हारा जोड़ने पर 0.5 आ गया लास्ट में, तो एक ही अंक रहेगा, क्योंकि यहां एक में ही एक है। सेम ऐसे ही सब में करना है, चाहे तुम गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। अगर किसी भी संख्या में तुम्हारी जो भी आंसर लाने वाली संख्या है, अगर उनमें सार्थक अंक कम है, तो आंसर में सार्थक अंक भी क्या रहेगा? कम ही रहेगा। तो पहला नियम तो जीरो वाला हो गया, दूसरा नियम जोड़ने वाला हो गया, तीसरा नियम भाग वाला हो गया। चौथा नियम सुनो। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम यह है कि यदि क्या हो कि अगर पॉइंट के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा अंक कैसा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, छठवां हो, जितना भी हो, अगर तीसरे अंक के बाद या दूसरे अंक के बाद ही सुनो तुम, तो दूसरे अंक के बाद अगर तीसरा अंक या अगले अंक कैसे हो? 5 से बड़े हो। कैसे हो? 5 से क्या हो? बड़े हो। 5 हो या 5 से बड़े हो, तो पहले वाले में 1 जोड़ दिया जाता है।
एक को उसमें जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे वो सुनो। जैसे संख्या थी तुम्हारी 1.478, ठीक है, ये थी। तुमने मैथ में देखा होगा कभी कभी आंसर मैच नहीं करता पॉइंट की वजह से, ठीक है। वो क्यों नहीं करता, वही वाली बात है। मैंने बताया कि सार्थक अंकों में पॉइंट के बाद तीसरा अंक, पॉइंट के बाद तीसरा अंक, कौन सा अंक, ये वाला, अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो इससे पहले वाले में, इससे पहले वाले में, इससे पहले वाले में एक जोड़ दिया जाता है। तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा 1.48, ठीक है, इतना आंसर आ गया, एक जोड़ दिया। अगर तुम्हारी आंसर की इससे भी कंपेयर नहीं कर रही है तो अगर दूसरा अंक भी कैसा हो, 5 से बड़ा हो, तो एक में भी, पहले वाले में भी एक जोड़ सकते हैं। तो फिर कितना आएगा 1.5, फिर कितना आएगा 1.5। ऐसे किए जाएंगे। दोबारा सुन लो, अगर पॉइंट के बाद तीसरा अंक कितना हो, 5 या 5 से बड़ा हो, तो दूसरे अंक में एक जोड़ देते हैं, ठीक है। एक बात, अब बात आती है वैज्ञानिक संकेतन की, कि अगर कोई भी संख्या तुम्हें दे रखी है तो उसका वैज्ञानिक संकेतन किया जाना आवश्यक होता है। और वैज्ञानिक संकेतन जब करते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, पॉइंट आता है। तुम्हें घात लेके पॉइंट भी उसमें शामिल करना पड़ेगा, पॉइंट भी उसमें शामिल करना पड़ेगा। एक चीज पढ़ी थी तुमने 10वीं क्लास में, KWH, क्या पढ़ा था, KWH, किलोवाट घंटे, मतलब यूनिट वाला फॉर्मूला तुमने पढ़ा था। तो उसमें क्या था कि उसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसमें क्या है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसमें पूछा गया है कि एक यूनिट में कितने जूल होते हैं, जूल को वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित करना है, ऐसा सवाल हो। तो फॉर्मूला क्या है, KWH, किलोवाट घंटे, किलो का मतलब 1000, किलो का मतलब 1000। जूल को किस में काउंट करते हैं, सेकंड में। जूल जब निकालते हैं तो टाइम को किस में जाएंगे, सेकंड में। तो एक घंटे में सेकंड कितनी होती है, 3600, कितनी होती है, 3600, ठीक है। आंसर आ गया तुम्हारा 00000 मतलब 50, ठीक है, ये आंसर आ गया। ये अभी वैज्ञानिक संकेतन में नहीं है। मैंने बताया कि अगर किसी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो उसमें दशमलव का भी यूज करना पड़ेगा, तब जाके कोई भी संख्या वैज्ञानिक संकेतन में आएगी। नॉर्मल लिखा जाए इसको तो 10 की घात में कैसे लिखेंगे, नॉर्मल यहां लिखो तो कैसे लेंगे, 36 × 10⁵, ठीक है। 10 की घात 5 क्या 0, 5 0 तो 5। अभी भी वैज्ञानिक संकेतन नहीं है, ये अभी भी वैज्ञानिक संकेतन नहीं है। तो वैज्ञानिक संकेतन को क्या करेंगे, बीच में पॉइंट लगाया जाएगा। तो वैज्ञानिक संकेतन बनाने के लिए क्या करेंगे, 3.6 × 10⁻, कितना, 6। अब ये संख्या वैज्ञानिक संकेतन में आ गई, क्योंकि इसमें दशमलव का भी यूज हुआ है और घात का भी यूज हुआ है, तब जाके ये वैज्ञानिक संकेतन में रहेगी। बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं तुमने देखी होंगी कि माइनस का चिन्ह लगा होता है, जैसे कूलाम आवेश होता है, कूलाम आवेश में 10 की घात -19 होता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं, जैसे जूल वो है, वो क्या कहते हैं उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो जी है, कैपिटल जी है, उसमें भी 10 की घात -11 होता है। तो वो संख्याएं भी वैज्ञानिक संकेतन में, उसमें घातांक का भी यूज के करना पड़ता है और पॉइंट का भी यूज रहेगा वैज्ञानिक संकेतन दिखाने के लिए। तो ये तुम्हारी लास्ट चैप्टर था सार्थक अंकों वाला। आज तुम्हारा जो 11th चैप्टर है वो पूरी तरह से हो जाता है खत्म, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करके देखने हैं, नहीं आ रहे हैं तो मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे न्यूमेरिकल्स तुम्हें एक वीडियो में कराए जा सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी सर पढ़ाएं, चाहे जीतन सर पढ़ाएं, मनोज सर पढ़ाएं या हमारे ब्रजेश सर पढ़ाएं, सभी के अलग कॉपी में नोट्स बनाने हैं साफ साफ, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट और जो वाली बात तुम्हारी चल रही है वो चलती रहेगी। हम अगर स्क्रीनशॉट के लिए कहें
तो स्क्रीनशॉट लेना है। और स्क्रीनशॉट तो लो चाहे मत लो, लेकिन कॉपी लेके साथ जरूर बैठो, ठीक है, कॉपी लेके जरूर बैठो। स्क्रीनशॉट मुझे पता है तुम नहीं लिखते, स्क्रीनशॉट ले लिया और छोड़ दिया, ठीक है, ये ध्यान रखो, ठीक है। चलो